हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 5 तक सभी प्रश्न करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ आप क्लासेस को देख सकते हैं। इस क्लास की मुख्य बात यह है कि इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कराया जा रहा है और इसमें क्वेश्चंस और इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अब हम क्लास को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, बगुला तथा भैंस में सहजीवों का संबंध है। बगुला तथा भैंस में सहजीवों का संबंध है। ऑप्शन बी है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 है, बगुला भैंस भैंस को डराना चाहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि बगुला जो है वो भैंस पर क्यों बैठता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो बगुला है वो भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला क्या करता है? बगुला भैंस के शरीर से इसमें क्या करता है? जो बगुला होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो बगुला होता है क्या होता है? जो बगुला होता है वो बगुला भैंस के शरीर से, भैंस के शरीर पर जो कीड़े होते हैं, शरीर पर भैंस के शरीर पर जो कीड़े होते हैं जैसे कि जुएं हैं, कॉलोनी कीलनी है। ठीक है, बगुला क्या करता है? ये क्यों बैठता है? इसका कारण ये है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। और इसका कारण मुख्य रूप से यह भी है कि जब बगुला भैंस के शरीर पर बैठता है तो भैंस के शरीर पर उपस्थित जो जुएं होते हैं या फिर कीलनी होती हैं, इन सबको क्या करता है? ये खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से जड़ का एक कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताएं। तो पहला ऑप्शन है भोजन और भंडारण, संचित करना। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? यहाँ पर थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी है, यहाँ पर मस नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस उपलब्ध करना। ऑप्शन बी है ह्यूमरस उपलब्ध करना। ऑप्शन सी है पौधों को सहारा देना और ऑप्शन डी है जल और खनिज का अवशोषण करना। तो क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा भोजन भंडारण संचित करना। भोजन भंडारण यानी कि संचित करना, भोजन को संचित करना पौधे का कार्य नहीं होता है। जबकि ह्यूमरस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ह्यूमस। ह्यूमरस ह्यूमरस उपलब्ध कराना भी इसका कार्य होता है, पौधों को सहारा देना होता है और जल खनिज का अवशोषण करना भी पौधों का कार्य होता है। जबकि भोजन को संचित करना या भोजन का भंडारण करना इसका मुख्य रूप से कार्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए
कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप जरूर पढ़ लें, डीपली पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन बी है वह कर्नाटक की हैं। ऑप्शन सी क्या है? उसने अपने नाम पर बहुत से रिकॉर्ड किए, वह 130 किग्रा कैलोरी वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती हैं। ऑप्शन डी क्या है? जब वह 12 साल की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी। इसमें से कथन कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, इन्होंने कहाँ से ख्याति प्राप्त की, किस में ख्याति प्राप्त की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये है कर्नाटक में इनका जन्म नहीं हुआ है। इनका जन्म मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अभी हम इनके फोटो के साथ अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वह अपने नाम पर उन्होंने बहुत से क्या किए? रिकॉर्ड किए, और 130 किग्रा तक का भार ये उठा सकती हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने लगी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने लगी, ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से आप सही आंसर बताइए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कूट के थ्रो बताइए सही आंसर क्या होगा। कूट के थ्रो सही आंसर क्या होगा? तो कूट के थ्रो सही आंसर हो जाएगा 1 3 4। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 1 3 4। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? ये हमारी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। यह भारोत्तोलन से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और इन्होंने ओलंपिक में इन्होंने क्या किया? ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। कौन है? पहली महिला है। कौन है? पहली महिला है जिसने कौन सा पदक प्राप्त किया? इन्होंने कांस्य पदक को प्राप्त किया। किसको? कांस्य पदक को प्राप्त किया। वह महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक को प्राप्त किया है उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर याद रखें। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? और इन्होंने 130 किग्रा तक ये वेट उठा सकती हैं। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही क्या किया? वेट उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसकी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी है रेशम कीट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कुत्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा पशु या फिर जानवर है जिसके सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, वह पत्तों के हिलने की भी ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ में सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में जो पत्ते हिलते हैं उनकी भी ध्वनि पे अंतर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा करता है तब वह अपने सुरंगों को पार करता है। तब वह क्या करता है? अनेक सुरंगों को प्राप्त करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। कौन से पर्वतों में स्थित हैं? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं और उसके बाद इसके ऑप्शन को देखते हैं।
तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से, अहमदाबाद मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पर गुजरात है और ये आपका मैप है, यहाँ पर क्या है गुजरात, गुजरात में स्थित क्या है अहमदाबाद। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर केरल है, फिर कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, केरल हो गया। तो जब व्यक्ति क्या करता है, अहमदाबाद से चलता है, यानी कि गुजरात के पास से चलता है, यहाँ पर गुजरात यानी कि अहमदाबाद है, यहाँ पर क्या है अहमदाबाद है, यहाँ पर क्या है अहमदाबाद है, यहाँ से चलता है और कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, यानी कि केरल की ओर यात्रा करता है। तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो ये सुरंगें कौन कौन से पर्वतों में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है विंध्याचल पर्वत। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी क्या है पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यानी कि जब हम अहमदाबाद से चलते हैं, मैंने आपको बताया मैप के थ्रू, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा हो गया अहमदाबाद, ये यहाँ पर जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया होता है ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा गुजरात है, यहीं पर स्थित होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद से जब हम केरल की ओर जाते हैं, यानी कि नीचे की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर अनेक सुरंगें प्राप्त होती हैं, अनेक सुरंगों को हम पार करते हुए जाते हैं। तो इसमें से कौन सी सुरंग जो है पर्वतों में है? तो ये नीचे का एरिया जो होता है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? नीचे का जो एरिया होता है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। क्या होता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। कहाँ? ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है, यानी कि इस ओर और इस ओर कुछ होता है। ठीक है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के डैश लोग हैं के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो किसके हम सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए है अलास्का यानी कि यूएसए, ऑप्शन बी है लीबिया, ऑप्शन सी है अल्जीरिया और ऑप्शन डी क्या है अर्जेंटीना। ऑप्शन डी क्या है अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी क्या है ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, यह केवल सापेक्ष होता है। जब हम भारत के लोग क्या होते हैं अपनी पृथ्वी के सापेक्ष, जैसे कि हम सीधे हैं और फिर उल्टे हो जाते हैं, तब हम किस डायरेक्शन में होते हैं? तो हम कहाँ होते हैं? अर्जेंटीना में होते हैं। कहाँ होते हैं? अर्जेंटीना में होते हैं। ठीक है, चूंकि भारत अर्जेंटीना के क्या है विपरीत दिशा में है, चूंकि भारत जो है वो अर्जेंटीना के विपरीत दिशा में है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे नजर आते हैं। कैसे होते हैं? भारत के लोग अर्जेंटीना के सामने उल्टे नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ये उनको इस साइड को उसका चेहरा दिखेगा और यहाँ से वो है। ठीक है, तो उनको क्या दिखते हैं? लोग उल्टे दिखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे क्या होता है? प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन बी है मच्छरों को तेल का निष्कर्षण या विकर्षण। मच्छर जो होते हैं तेल के द्वारा विकर्षित यानी कि आकर्षित होते हैं। ऑप्शन सी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन डी क्या है? मच्छर तेल की परत में ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए जो रुका हुआ पानी है उसमें तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल जो होता है
वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में नहीं रह सकता एक साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ततैया या फिर वर, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है दीमक और ऑप्शन डी क्या है मकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सा कीट है जो मधुमक्खी की भांति एक साथ कॉलोनी या फिर बस्ती में नहीं रह सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए हुए हैं और हमें यह बताना है उसके बारे में। ठीक है, कि वह कौन सा गांव है, वह कौन से राज्य का गांव है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु के मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों का लक्षण नीचे दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि वह किस राज्य का मकान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। ऑप्शन बी है, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें बालू होती हैं। कैसी होती हैं, मकाने की छतें जो होती हैं वो बालू के द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि इस प्रकार के मकान जो बांस के बने होते हैं, क्या होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं, कहाँ के मकान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम के कैसे होते हैं मकान, यहाँ के मकान जो होते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से क्या होता है, यहाँ पर लकड़ी बनी होती है। अंदर से क्या होते हैं, मकान लकड़ी से बने होते हैं और मकान के ऊपर लगभग मकान जो होते हैं वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, जिससे वहाँ पर पानी भरे तो लोगों को क्या हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो इसका आंसर बताइए, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी क्या है, झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुडुक झारखंड की भाषा है। कहाँ की, कुडुक झारखंड की भाषा है। इसके अतिरिक्त इस भाषा को, इसके अतिरिक्त कुडुक को, इसके अतिरिक्त कुडुक जो भाषा है उसको झारखंड कहाँ कहाँ बोलते हैं, झारखंड में बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और कहाँ, और पश्चिम बंगाल में। और कहाँ, पश्चिम बंगाल में यह भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, कुडुक भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है। कौन सी विषय वस्तु की थीम है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, ऑप्शन नंबर बी है सौरमंडल, ऑप्शन नंबर सी है मौसम और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है
ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था, थीम के बारे में बताया था कि जो एनसीएफ 2005 है उसके थ्रू पर्यावरण में क्या किया गया है, बहुत सारी थीम्स बना दी गई हैं। उसके तहत क्या होते हैं, आपके चैप्टर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम पर आधारित जो उपागम है को अपनाने के लिए समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क अधिक सशक्त है? कौन सा मतलब जो तर्क दिया है इसमें कौन सा अधिक सशक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? और ऑप्शन नंबर डी क्या है? यह विषय वस्तु को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम उपागम को अपनाने के लिए बहुत से तर्क दिए गए हैं। इनमें से वह तर्क कौन सा है जो क्या है, सबसे अधिक सशक्त है? वह तर्क कौन सा है जो सबसे अधिक क्या है, सशक्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां जो होती हैं एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है? कौन सा बहुत ही कम उपयुक्त कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है, कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर वी क्या है? ऑप्शन नंबर वी है, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायक होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में हम क्या करते हैं, कहानियों का क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें से कौन सा जो इसमें दिया है कारण वो कम उपयुक्त है? कौन सा कम उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, यह जो कारण है वो कम उपयुक्त है। जबकि कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव शामिल होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी कहानी सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी के व्यक्तित्व की झलक हमें पता चलती है, उसके बारे में पता चलता है। ये अनेक विषय क्षेत्रों को भी छूता है। और लास्ट चौथा ऑप्शन क्या है और लास्ट ऑप्शन है, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में क्या करती है, जोड़ने का भी कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या क्या होना चाहिए, हमें कूट के थ्रू बताना है। तो पहला ऑप्शन है, परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर वी है, ऑप्शन नंबर वी है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। यानी कि परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, परिभाषा और व्याख्यानों से दूर रहना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीखे। बच्चे को रटने के सीखने को हतोत्साहित यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए, बच्चे को खोज करने और खुद से सीखने पर बल देना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम नीचे कूट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 2, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी क्या है 1 2 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी कि बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कूट में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या है, वह जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है समुदाय स्रोत से ये रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि आस पड़ोस के जो गाँव के लोग होते हैं वो बावड़ी या कुएं से क्या करते हैं, पानी भरने आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन क्या है, इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है बरली एक पारंपरिक कला है। क्वेश्चन नंबर 16 है बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बरली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि बरली क्या है, एक पारंपरिक कला होती है, यह किस राज्य में प्रयोग की जाती है, यह किस राज्य में प्रयोग की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी क्या है बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। तो बरली एक पारंपरिक कला है जो महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, महाराष्ट्र में इसका प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा इसका प्रयोग हम गुजरात में भी करते हैं, किस में करते हैं, महाराष्ट्र के अलावा इसका प्रयोग गुजरात में भी किया जाता है। और ये कुछ किस प्रकार से होती है, यह कुछ इस प्रकार से होती है, क्या होती है, बरली कला है जो महाराष्ट्र और कहाँ, गुजरात में क्या किया जाता है, गुजरात में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात की एक कला पद्धति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है इसका, ठीक है, क्या है, ये कला पद्धति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीप क्वेश्चन नंबर 17 है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीवर्ती राज्य हैं, कौन कौन से तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है केरल गुजरात कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा कर्नाटक और केरल। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा मैप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया। यहाँ पर ये हमारा हो गया तमिलनाडु, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया तमिलनाडु। इसके पास में क्या क्या है, केरला, इसके पास में क्या क्या है, ये हमारा केरला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर केरला हो जाएगा। और इसके पास में ही क्या है, बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है और क्या है, चेन्नई है, और क्या है, चेन्नई है। तो ये कौन कौन से राज्यों से लगती है, पहला हम इसमें ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। पहला ऑप्शन है केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन क्या है,
केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है केरल, गुजरात, कर्नाटक। गुजरात तो बिल्कुल नहीं हो क्योंकि नीचे को तमिलनाडु का है, नीचे पे है। तमिलनाडु कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो गुजरात तो हो ही नहीं सकता। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। गोवा कहीं इस यहाँ पर है, तो तमिलनाडु यहाँ भी नहीं हो सकता। फिर फोर्थ ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल, तो गोवा यहाँ भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। चित्र में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। चित्र में हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर क्या है? केरला है। तो ये सभी क्या है? ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। क्या है? ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन बनता ही है, इसीलिए आप मैप को जरूर देख लें। आप भारत के मैप को जरूर देखें, उसमें राज्यों की लोकेशन देखें कि कौन सा राज्य किस स्थान पर है और उसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला है। और आपको ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो सभी आपके PYQ क्वेश्चन है। कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर। मैंने आपका थंबनेल में तो 2019 से 2024 लिखा है, लेकिन मैं 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप मैप को जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है स्थानों की स्थिति, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन डी है पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी, ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की स्थिति, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करते समय सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करने और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी क्या है? उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और ऑप्शन डी क्या है? किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने क्या कहा? मुस्कान ने कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन डी क्या है? यह छात्रों के विचारों को जानने, उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल का उपयोग निषिद्ध कर दिया है। कहा है कि निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराई। उसके बाद मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य
सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करता है। इसका आंसर हमें कूट के थ्रू बताना है, तो सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने की मदद करती है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यह शिक्षार्थियों को हजार वर्ष पहले भारत में मौजूद जो तकनीक थी उसकी सहायता से उसकी सराहना करने में क्या करती है? मदद करती है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किसके सहायक है? सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, का शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी है, दी गई सूचना और विवरण में सूचना में सीखने में। ऑप्शन सी है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को कम करने में। ऑप्शन डी क्या है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में यह सहायक होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन बी है, अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी है, सहयोग। ऑप्शन डी क्या है? न्याय के प्रति सरोकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से ईवीएस के आकलन में व्यापक संकेतन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? समानता के प्रति सरोकार ये हो सकता है। अवधारणा क्या है? क्या है? अवधारणा मानचित्र ये नहीं हो सकता। सहयोग, न्याय प्रति सरोकार ये सभी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा मानचित्रण। क्या होगा? अवधारणा मानचित्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। और ऑप्शन डी है, ध्यान को खींचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग होना। ऑप्शन बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना। ऑप्शन सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें वह सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम वो क्या करें? अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें। क्या करें? अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उसे ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? इकरा अपने क्या है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए क्या है? यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी है यह प्रतिस्पर्धा को बनाता है। यह मनोरंजन का साधन। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्या है? यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा कि इकरा ने अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया? मतलब उसने पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो क्यों करती है वह प्रोत्साहित? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरांग को तोरांग को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। किस राज्य में तोरांग को जंगल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन ए क्या है? मिजोरम। ऑप्शन बी है झारखंड। ऑप्शन सी है असम। ऑप्शन डी क्या है? उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से तोरांग का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल। यह किस राज्य में कहा जाता है? तो किस राज्य में कहा जाता है? यह झारखंड में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? झारखंड में तोरांग जंगल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए हैं? व्यापारी मतलब कौन से देश के व्यापारी हमारे देश में मिर्ची को लाए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी है दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन डी क्या है? इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आज हम मिर्च के बिना अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। जो मिर्च है वो कहाँ से आई है? किस देश के लोग उसको लेकर आए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्च दक्षिणी अमेरिका से आई है। कहाँ से आई है? दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने मिर्च को क्या किया, यहाँ पर व्यापार किया दक्षिणी अमेरिका से मिर्च। ठीक है, हमारे देश में मिर्च दक्षिणी अमेरिका से आई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, छत्तों में बहुत सारे काम करने की मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन बी है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन सी है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। और ऑप्शन डी है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे मधुमक्खियों के बारे में और उनके छत्तों के बारे में बताया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। इसमें जो मधुमक्खी के छक्के में मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती और कई सौ क्या होते हैं, नर होते हैं जो क्या करते हैं, श्रमिक होते हैं, यानी कि यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, ये जीएस का क्वेश्चन है, जी के जीएस का क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थी हमारी सी टेट की ये थी हमारी सी टेट की ईवीएस का सी टेट की ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। क्या है? सी टेट की ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। थंबनेल में मैंने आपको 2019 से प्रीवियस ईयर बताए हैं, जबकि मैं इसमें 2016 से 2024 तक के आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। ठीक है, जबकि मैं आपके लिए 2016 से 2026 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़रूर जोड़िए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।